वेंटिलेटर जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखें। और वेंटिलेटर कोई खिलवाड़ नहीं है, वेंटिलेटर का पैरामीटर ही, वेंटिलेटर का सेटिंग ही वेंटिलेटर को चलाने में एक हेल्प कर सकता है। तो वेंटिलेटर को कभी भी जब यूज़ करें तो पैरामीटर, वेंटिलेटर का सेटिंग, FiO2 बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सेटिंग करने से पहले उसके बारे में जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आज जानेंगे कि वेंटिलेटर के बारे में, कि वेंटिलेटर क्या है और कैसे यूज़ करते हैं, सेटिंग क्या होती है, कौन से पैरामीटर होते हैं, कितना इंडिकेशन होता है और कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या होना चाहिए, कौन से इंडिकेशन में हमको वेंटिलेटर यूज़ करना चाहिए। मान लीजिए आपके पास एक पेशेंट है और पेशेंट का सिचुएशन फॉल होने लगा, वेंटिलेटर है लेकिन वेंटिलेटर की सेटिंग नहीं पता, वेंटिलेटर कैसे यूज़ करें, पैरामीटर क्या होते हैं, आपको कोई सेटिंग नहीं पता, कोई मोड नहीं पता, फिर कैसे आप एक वेंटिलेटर को सेटिंग कर सकते हैं, एक पेशेंट की सेफ लाइफ कर सकते हैं। तो वेंटिलेटर का सबसे पहले क्या, वेंटिलेटर है क्या, ये जानते हैं। तो वेंटिलेटर इज अ लाइफ सपोर्ट मैकेनिकल assist the replace spontaneous breath by delivering mechanical ventilator to maintain the adequate gas exchange। जब हम पेशेंट को स्पॉन्टेनियस ब्रीथ देते हैं और पेशेंट के बारे में समझते हैं कि पेशेंट अगर सांस लेना चाह रहा है तो वेंटिलेटर सांस दे रहा है, अगर पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा तो कौन से मोड पे रखे कि पेशेंट सेफ रहे और स्पॉन्टेनियस सांस जो है वो लेते रहे, किस तरीके से पेशेंट को मेंटेन कराना है, ये इंपॉर्टेंट है एक वेंटिलेटर सेटिंग में। तो वेंटिलेटर क्या है, वेंटिलेटर एक मैकेनिकल सिस्टम है जो बनाया गया है कि पेशेंट को ऑक्सीजनेशन में हेल्प करता है, बाहरी ऑक्सीजनेशन और O2 सपोर्ट देने में, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने में। अगर मान लीजिए कि अगर वेंटिलेटर क्या टाइप के बारे में सबसे पहले जानें कि वेंटिलेटर का टाइप क्या होता है। सबसे पहले टाइप जानें कि वेंटिलेटर कितने टाइप का होता है। वेंटिलेटर का टाइप क्या देखें तो दो टाइप का वेंटिलेटर देखा गया है। पहला देखा गया है कि कंप्रेशर के साथ आता है और दूसरा वेंटिलेटर जो होता है विदाउट कंप्रेशर के साथ आता है। तो विदाउट जो कंप्रेशर के साथ आता है उसको कंप्रेशर कहीं से ना कहीं से लेना पड़ता है, और जो कंप्रेशर के साथ आता है उसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे काम करता है और कैसे कनेक्ट करें वेंटिलेटर सेटिंग में। तो सबसे पहले हम लोग टाइप देखें कि वेंटिलेटर का अगर टाइप है तो दो टाइप का होता है। जो आपको ये दिख रहा है, जो आपको ये वेंटिलेटर दिख रहा है, ये कंप्रेशर है, ये है कंप्रेशर, और ये सिस्टम जो है वो हो गया वेंटिलेटर का सिस्टम। यानी एक वेंटिलेटर में दो पार्ट हो गए, यानी एक हो गया कंप्रेशर और दूसरा हो गया वेंटिलेटर। तो कंप्रेशर का काम क्या है, कि कंप्रेशर का काम कैसे करता है। कंप्रेशर का काम होता है कि जब कभी वेंटिलेटर पे पेशेंट अगर है और ऑक्सीजनेशन हमको 50% देना है तो 50% प्रेशर जो है कंप्रेशर देगा, यानी पेशेंट को हमेशा 100% ही कंप्रेशर दिया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि कंप्रेशर का काम क्या है, कि प्रेशर को मेंटेन बनाए रखने के लिए, यानी पेशेंट को लास्ट वेंटिलेटर 21% ही ऑक्सीजनेशन मिनिमम दे सकता है और हाईएस्ट 100% दे सकता है। तो अगर 21% या 30% हम लोग वेंटिलेटर से अगर सपोर्ट दे रहे हैं SpO2 FiO2, तो 70% प्रेशर कहाँ से जनरेट करें। तो वो 70% हमारा प्रेशर जो है कंप्रेशर से जनरेट होकर वेंटिलेटर में जाता है और वेंटिलेटर उसको 100% मेंटेन करता है प्रेशर, और वो प्रेशर हमारा पेशेंट के पास डिलीवर होता है। दूसरा आता है विदाउट कंप्रेशर। ये कैसे काम करता है, ये काम वैसे ही करता है कि जब कभी हम अगर कनेक्ट किया हुआ है कि वेंटिलेटर पे कनेक्ट है पेशेंट और हमारे पास कंप्रेशर नहीं है, तो इस कंडीशन में हमारे पास कंप्रेशर की एक ट्यूब होती है जो एयर से कनेक्ट करनी पड़ती है, एयर से कनेक्ट करनी पड़ती है, और ये ट्यूब हमारा कंप्रेशर मेंटेन करता है। यानी कंप्रेशर अगर आपके पास वेंटिलेटर कंप्रेशर वाला है तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, अगर नहीं है
तो एक ट्यूब होती है, उस ट्यूब को आपके कनेक्ट करना पड़ेगा, तब कंप्रेशन वो मेंटेन कर पाएगा, तब पेशेंट को 100% डिलीवर कर पाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट एक एग्जांपल से समझेंगे, इस सिंपल एग्जांपल हम समझेंगे कि वेंटिलेटर किस तरीके से काम करता है। तो वेंटिलेटर दो तरीके से काम करता है, या वेंटिलेटर को हम कंट्रोल कर रहे हैं या वेंटिलेटर हमको कंट्रोल कर रहा है। अगर वेंटिलेटर हम कंट्रोल कर रहे हैं उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक। अगर वेंटिलेटर अपने से काम कर रहा है और पेशेंट अपने आप ट्रिगर कर रहा है सांस लेने का, उसको ऑटोमेटिक बोल सकते हैं। अगर हमारे कंट्रोल में फुल वेंटिलेटर कमांड है तो उसको मैनुअल बोलते हैं। जैसे कि एक कार अगर मैनुअल मोड पे चला रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हर चीज़ हमारे हाथ पैर में कंट्रोल होता है। अगर यही ऑटो मोड पे लगा दिया जाए तो कार का कुछ पैरामीटर अपने से काम करने लगते हैं। जब पैरामीटर अपने से काम करने लगे इसका मतलब ऑटो मोड पे चला गया है। सेम ऐसे ही होता है वेंटिलेटर। वेंटिलेटर का कुछ पैरामीटर अपने से काम करते हैं और उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग ही पेशेंट को ट्रिगर करके वेंटिलेटर ऑक्सीजनेशन और प्रेशर क्रिएट करके हमेशा मेंटेन करता है। अगर मैनुअल और ऑटोमेटिक में सबसे अच्छा देखा जाए तो सबसे अच्छा है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक इसमें क्या होता है कि पेशेंट को ट्रिगर करते रहता है हर ब्रीथ पे और पेशेंट को हमेशा हेल्प करता है कि आप अगर टाइडल थोड़ा सा ले रहे हैं तो वो एक हेल्प करेगा कि टाइडल और हम दे सकें, अगला ब्रीथ में और मेंटेन कराने की कोशिश करेगा ऑटोमेटिक में। मैनुअल में क्या होता है कि मैनुअल में हम लोग को कंट्रोल में होता है, हर चीज़ कंट्रोल में होता है, चाहे वो टाइडल वॉल्यूम हो, चाहे कोई भी पैरामीटर हो, जैसे FiO2 हो, पीप हो, प्रेशर हो, या फिर इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन रेशियो हो। ऐसे कंडीशन में हमारा मैनुअल थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, लेकिन मैनुअल ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग लंबे समय तक के लिए नहीं रखते हैं। ये तब यूज करते हैं जब पेशेंट फाइट कर रहा है या बाइट कर रहा है, मूवमेंट ज़्यादा कर रहा है, फाइट कर रहा है, पोस्ट ऑपरेटिव हो गया है पेशेंट। इस कंडीशन में कुछ शॉर्ट टर्म में रखने के लिए ही हम लोग मैनुअल मोड का यूज करते हैं, ताकि पेशेंट उस कंडीशन में सेफ रह सके और सर्जरी सक्सेसफुल हो सके। और कुछ समय अगर लंग्स डैमेज हो तो हमारे कंट्रोल में करके लंग्स इंजरी अगर हुआ हो तो लंग्स इंजरी से रिकवरी कर सके। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारे पास आया है कि वेंटिलेटर का पैरामीटर। सबसे पहले हमको पैरामीटर ही इंपॉर्टेंट समझना है कि पैरामीटर आखिर है क्या। हमारे पास 25 पैरामीटर है, यानी 25 पैरामीटर है। अगर 25 पैरामीटर है तो कुछ इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अगर आपके पास पेशेंट है, पेशेंट का सिचुएशन फॉल होने लगा, वेंटिलेटर आपके पास है, आपके पास सेटिंग पता नहीं है, फिर आप कैसे सेटिंग करेंगे? वेंटिलेटर रहते हुए पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है। इसलिए सबसे पहले पैरामीटर जाने। हम लोग वेंटिलेटर जान चुके, अब जान रहे हैं कि पैरामीटर क्या होते हैं, यूज कैसे होता है और क्या इंडिकेशन हो सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है FiO2। FiO2 कितना परसेंट दे रहे हैं, टाइडल वॉल्यूम कितना ml देना है हमको, रिस्पायरेशन रेट क्या रखना है, मिनट वेंटिलेशन। मिनट वेंटिलेशन क्या होता है कि ये 1 मिनट में कितना वेंटिलेट को ऑक्सीजन सप्लाई करना है, यानी टाइडल वॉल्यूम हमको 1 मिनट में कितना देना है। फिर आता है पॉजिटिव इंड एक्सपायरेटरी प्रेशर आता है कि कितना हमको पीप देना है। फिर ये आता है इंस्पायरेटरी प्रेशर। उसके बाद आता है प्लीटो प्रेशर, यानी पेशेंट जो है ट्रिगर कर रहा है तो कितना कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि मेन एयरवे प्रेशर, यानी जब पेशेंट सांस लिया और सांस बीच में रोका और एक्सपायरेटरी इंस्पायरेटरी के बीच में होल्ड किया, उसको मेन एयरवे प्रेशर कर रहा है। उसके बाद होता है प्रेशर सपोर्ट। प्रेशर सपोर्ट में क्या हो रहा है कि प्रेशर पेशेंट दे रहा है और कितने प्रेशर से हम पेशेंट को लंग्स में प्रोवाइड करा रहे हैं ऑक्सीजनेशन, उसको हम लोग प्रेशर सपोर्ट बोल रहे हैं। इंस्पायरेटरी प्रेशर, जब पेशेंट इनहेलेशन करता है उस कंडीशन को इंस्पायरेशन प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट 11 नंबर में क्या है कि ट्रिगर सेंसिटिविटी। ट्रिगर सेंसिटिविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर ब्रीथ में एक ट्रिगर होता है। अगर पेशेंट स्पॉन्टेनियस है, थोड़ी बहुत कॉन्शियसनेस है और वो चाहता है कि हम सांस ले सकते हैं, तो वो ट्रिगर बताएगा कि वो सांस अगले ब्रीथ में ले रहा है कि नहीं ले रहा है। इंस्पायरेटरी टाइम, वो कितने सेकेंड में
सांस को अपने पास ले रहा है, यानी इंस्पायर कर रहा है। इंस्पायरेटरी टाइम, एक्सपायरेटरी टाइम यानी कितने टाइम में वो एग्जिट कर रहा है। फिर आता है एक रेशियो जो इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी को बताता है। नेक्स्ट होता है फ्लो रेट, यानी फ्लो रेट का मतलब हो गया कितना रेट में हम लोग फ्लो कर रहे हैं। उसके बाद आता है राइज टाइम, कितना टाइम तक हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। फिर आता है एपनिया। एपनिया का मतलब होता है कि जब सांस ले रहा है पेशेंट, अचानक सांस रोक दे कम से कम 10 या 15 सेकेंड के लिए, तो उसको एपनिया कहा जाता है। नेक्स्ट प्रेशर लिमिट, अगर हम पेशेंट को प्रेशर दे रहे हैं 20 और वो एक्सेसिव ले रहा है, तो हमारा जो लिमिट है उससे एक्सेसिव नहीं लेने देगा। अगर प्रेशर मिनिमम सेट कर रहे हैं कि 20, तो 20 के ऊपर वो नहीं लेने दे सकता है। फिर आता है हाई प्रेशर अलार्म। हाई प्रेशर अलार्म का क्या काम है कि जब पेशेंट प्रेशर जितना अगर 20 दिए, 20 से जैसे ऊपर लेगा स्पॉन्टेनियस ब्रीथ, तो वो हमको अलार्म देगा सुनाई कि पेशेंट जो है वो एक अलार्म क्रिएट कर रहा है और प्रेशर हाई ले रहा है। तो हमको समझ में आएगा कि पेशेंट स्पॉन्टेनियस ब्रीथ कर रहा है, सांस लेने की कोशिश कर रहा है। और इंडिकेशन क्या है, कभी कभी इंडिकेशन खराब भी हो सकता है। प्रेशर अगर हाई है इसका मतलब कभी कभी क्या होता है कि कभी ट्रेकिया ट्यूब में ब्लॉकेज भी हो सकता है। इस कंडीशन में भी प्रेशर हाई का बहुत ही इंडिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। फिर आता है लो प्रेशर, अगर हम दे रहे हैं 10, प्रेशर 10 दे रहे हैं और 10 से अगर कम प्रेशर में ले रहा है पेशेंट, इसका मतलब कहीं ना कहीं डिस्कनेक्शन हो गया है, यानी ईटी ट्यूब और वेंटिलेटर का डिस्कनेक्ट हो गया है। उसके बाद आता है मिनट वॉल्यूम अलार्म, यानी 1 मिनट में अगर हम 10 लीटर दे रहे हैं और 10 लीटर से अगर कम आ रहा है, यानी कम पेशेंट डिलीवर कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डिस्कनेक्शन हो रहा है। उसके बाद देखेंगे कि लो मिनट वॉल्यूम अलार्म, अगर टाइडल वॉल्यूम हम 420 अगर टाइडल वॉल्यूम रखे हैं और उससे अगर लो जा रहा है, तो एक अलार्म देगा सुनाई। तो हमको अगर समझ में आएगा कहीं ना कहीं ट्यूब जो है वो ब्लॉकिंग है। उसके बाद आता है हाई रिस्पायरेटरी अलार्म। हाई रिस्पायरेटरी अलार्म में क्या होगा कि अगर रिस्पायरेशन रेट 20 दे रहे हैं और 20 से अगर रिस्पायरेशन अगर 26 ले रहा है, 30 ले रहा है, तो एक अलार्म सुनाई देगा कि ये जो रिस्पायरेशन रेट है वो हाई क्यों है, तो उसको बोलते हैं हाई रिस्पायरेटरी अलार्म। नेक्स्ट होता है लो रिस्पायरेटरी रेट, अगर हम मिनिमम अगर 20 दे रहे हैं और 20 से लो लेने लगे पेशेंट, तो एक अलार्म क्रिएट होगा जिसको लो रिस्पायरेशन रेट और अलार्म कहा जाता है। फिर आता है सबसे लास्ट में लीक कंपेंसेशन, यानी कहीं ना कहीं अगर पेशेंट को पैरामीटर में कहीं अगर एक्सपायरेटरी में या फिर इंस्पायरेटरी में कहीं अगर लीक आ रहा है, यानी टाइडल वॉल्यूम जितना दे रहे हैं उससे कम आ रहा है, या फिर ईटी ट्यूब में लीक हो रहा है, या फिर वेंटिलेटर सर्किट में लीक हो रहा है, तो इस कंडीशन में हमारा क्या बताएगा, जो लीक कंपेंसेशन है वो हमको दिखाएगा कि कहीं ना कहीं सर्किट में लीक है। तो इससे हमको पता चल जाएगा। अब आप समझेंगे कि कुछ पैरामीटर ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले पैरामीटर आता है इंस्पायरेटरी प्रेशर, यानी पेशेंट को किस दबाव से हम सांस दे रहे हैं उसको बोला जाता है इंस्पायरेटरी प्रेशर। यह वह दबाव है जब प्रेशर में दिया जाता है, जो वेंटिलेटर फेफड़ों में देता है, हवा भेजता है, उस कंडीशन को इंस्पायरेटरी प्रेशर कहते हैं। इसका मतलब या इसका काम क्या होता है कि पर्याप्त जो भी टाइडल वॉल्यूम हम दे रहे हैं इंस्पायरेटरी प्रेशर से, वो टाइडल वॉल्यूम हमारा लंग्स तक पहुंच सके। और प्रेशर कंट्रोल, यानी प्रेशर कंट्रोल वॉल्यूम मोड में डॉक्टर यही प्रेशर सेट करते हैं, जिसको इंस्पायरेटरी प्रेशर कहा जाता है। अगर समझने की बात करें तो यहाँ एक वेंटिलेटर है और ये एक सांस यहाँ से दे रहा है, जिस प्रेशर के साथ दे रहा है वही दबाव हमको इंस्पायरेटरी प्रेशर कहते हैं। ये दबाव से हवा फेफड़ों में भरी जाती है और फेफड़ों को फुलाने में मदद करता है। ये हो गया आपका लंग्स। जो एक वेंटिलेटर क्या कर रहा है, जिस प्रेशर से दे रहा है उस प्रेशर को ही इंस्पायरेटरी प्रेशर कहा जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं इंस्पायरेटरी प्रेशर 20 है, पीक 5 है और पीक प्रेशर जो 25 है। तो यहाँ पैरामीटर क्या दिखा रहा है कि डेंजरस मोड में है, यानी 25 पे है। अगर और आसान भाषा में अगर समझें
तो यहाँ पे आएगा दूसरा पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर में क्या होगा, दूसरा पैरामीटर देखेंगे कि दूसरा पैरामीटर इंपॉर्टेंट ये क्यों है। पीप क्या है, यानी पॉजिटिव इंड एक्सपायटरी प्रेशर क्या है और कब यूज करते हैं। जब मरीज सांस छोड़ देता है यानी इंस्पायरेशन हो जाता है, उसके बाद सांस फिर इंस्पायरेशन के बाद एक्सपायरेशन होने वाला है, तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों के बीच में एक स्पेस छोड़ता है, जो स्पेस में हवा भर के रखता है, उसी को क्या कहा जाता है, पॉजिटिव इंड एक्सपायटरी प्रेशर। इसमें क्या होता है, एल्बुलाई को कोलैप्स होने से बचाता है। पीप का मतलब सीधी बात है, जब हम हवा दे रहे हैं, टाइडल वॉल्यूम दे रहे हैं और जितना दे रहे हैं अमाउंट में उतना हमको वापस नहीं ले रहे हैं, इस कंडीशन में क्या होता है कि एल्बुलाई को बचा के रखना है, यानी कुछ हवा हमारे लंग्स में एल्बुलाई में बचा के रखना है ताकि जो एल्बुलाई है वो कोलैप्स होने से बचे, ताकि अगले ब्रीथ में जब सांस दें जिस प्रेशर के साथ वो प्रेशर मेंटेन करे और वो ब्रीथ अच्छा से सक्सेसफुल हो और वो ट्रिगर करे, स्पॉन्टेनियस ब्रीथ लेने में हेल्प करे वेंटिलेटर। इस कंडीशन में क्या होता है कि जब मरीज सांस छोड़ देता है तब भी वेंटिलेटर थोड़ा फेफड़ों में हवा पॉजिटिव बनाए रखता है, उसी पॉजिटिव प्रेशर को पीप कहा जाता है। दूसरा देखा जाए, इससे एल्बुलाई में क्या होता है, हवा एक छोटी थैली, एक जो भी एल्बुलाई कहते हैं, एल्बुलाई में हवा को बचाए रखता है कि एल्बुलाई जो है वो कोलैप्स ना हो। पीप के फायदे क्या हैं, एल्बुलाई को खुले रखना, ऑक्सीजनेशन को बढ़ाता है और लंग्स जो है वो कोलैप्स होने से बचाता है। दूसरा काम कैसे करता है, पीप यहाँ पे देख रहे हैं पीप नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे जो एल्बुलाई है वो कोलैप्स हो रहा है। यहाँ पे क्या है, एल्बुलाई कोलैप्स हो रहा है, यहाँ पे एल्बुलाई ओपन है, इसका मतलब कि हम पीप दिए हैं। जो पीप क्या किया है कि कुछ हवा को बचा के रखा है एल्बुलाई में, जिससे सांस छोड़ने के बाद भी एल्बुलाई खुले हैं। इस कंडीशन में एल्बुलाई कोलैप्स होने से बच गया। पीप एक ऐसा पॉजिटिव एयरवे प्रेशर है जो सांस छोड़ने के बाद भी फेफड़ों में बना रहता है और उसे खुला रखता है। अब देखेंगे एग्जाम्पल में कि हमारे पास एक गुब्बारा है, गुब्बारे में हवा, अगर हम ये हवा भर रहे हैं और जिस प्रेशर से भरते हैं उसको इंस्पायरेटरी प्रेशर कहते हैं। अब जैसे हम हवा भर दिए, फिर हमारे पास अगर हवा इतनी बची यानी 25%, फिर जब दोबारा फिर हवा हम रिपीट कर रहे हैं तो ये हमको 75% ही हवा भरनी पड़ेगी। तो 25% हेल्प किया पीप, वही 25% पीप कहा जाता है, यानी पॉजिटिव इंड एक्सपायटरी प्रेशर। ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अगर हम कम कर दिए या फिर ज़्यादा कर दिए तो एल्बुलाई को फ्रैक्चर भी करा सकता है और एल्बुलाई को कोलैप्स भी करा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, जब मरीज सांस छोड़ देता है तब वेंटिलेटर फेफड़ों में थोड़ी पॉजिटिव हवा बनाए रखता है, वही थोड़ी हवा हमेशा रखता है वहाँ, जिससे कि कोलैप्स होने से बच जाता है। अब देखेंगे कि हमारा गोल क्या है। अगर हम वेंटिलेटर या वेंटिलेशन कर रहे हैं, मैकेनिकल वेंटिलेटर पेशेंट को लगा रहे हैं, तो हमारा गोल क्या है, किस लिए लगा रहे हैं, इंडिकेशन क्या है। कहीं कंट्रा इंडिकेशन के कारण इंडिकेशन में तो हम नहीं समझ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि मेंटेन एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन, यानी कि सेचुरेशन फॉल हो रहा है, इस कंडीशन में भी वेंटिलेटर लगाया जाता है। कभी कभी पेशेंट जो है वो फॉल हो जाता है या आरटीआई हो जाता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के दौरान ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी भी हो जाता है, इस कंडीशन में भी इंडिकेशन देता है कि वेंटिलेटर यूज कर सकते हैं। उसके बाद रिड्यूस वर्क ऑफ ब्रीथिंग, जब सांस लेने की क्षमता कम हो जाती है, इस कंडीशन में भी वेंटिलेटर लगाने की आवश्यकता पड़ सकती है। इम्प्रूवमेंट ऑक्सीजनेशन, रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कभी कभी जब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है ब्लड में, इस कंडीशन में पेशेंट बेहोशी की हालत में हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है जिससे कि बेहोशी के हालत में हो जाता है और ब्रेन बैरियर पार करता है, जिसके कारण बेहोश हो जाता है। इस कंडीशन में वॉश आउट करने के लिए
हमारे पास वेंटिलेशन यानी हाइपर वेंटिलेशन करने की ज़रूरत होती है। इस कंडीशन में वेंटिलेटर लगाना ज़रूरी होता है। और क्या होता है, प्रोटेस्ट एयरवे, यानी एयरवे को हमको प्रोटेक्ट करना है, बचा के रखना है। इस कंडीशन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो, इस कंडीशन में भी वेंटिलेटर का यूज करते हैं वेंटिलेटर ईटीटी के बाद, यानी इंडोट्रेकियल इंटूबेशन के बाद। नेक्स्ट क्या है, गिव द टाइम फॉर द लंग्स टू हील। कभी कभी लंग्स इंजूरी हो गया, या फिर निमोनिया, सीओपीडी, एआरडीएस, एक्यूट क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन डिजीज अगर हो गया, या फिर कोई एनी लंग्स डिजीज अगर है पहले से और वो इंजूरी हुआ हो, तो उस कंडीशन में भी एक हेल्प करता है वेंटिलेटर इंजूर से बचने के लिए, और उसको बचाए रखता है थोड़ा सा समय के लिए, ताकि जो लंग्स डैमेज है वो हील हो सके। तो सबसे पहले हम क्या देखें, मेंटेन एडिक्वेट अमाउंट में क्या हो गया, ऑक्सीजनेशन हमको मेंटेन करा रहा है। दूसरा, रिमूव CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई है तो उसको रिमूव करने के लिए हेल्पफुल अच्छा करता है। रिड्यूस वर्क ऑफ द ब्रीथिंग, जो ब्रीथिंग में सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है, इस कंडीशन को भी हेल्प कर सकता है। यह भी इंडिकेशन है। नेक्स्ट इंडिकेशन क्या है, प्रोटेक्ट एयरवे, एयरवे को बचाए रखना, यानी कभी कभी एस्पाज्म हो जाता है, यानी ब्रोंको एस्पाज्म हो गया, तो इसमें क्या होता है कि इन्फ्लामेशन के कारण ट्रेकिया कोलेप्स हो जाती है, तो सांस जो है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन जो नहीं हो पाता है। इसमें कोलेप्स से बचाने के लिए, एयरवे को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडोट्रेकियल ट्यूब का यूज करना पड़ता है, उसके बाद वेंटिलेटर का यूज करना पड़ता है। उसके बाद हो गया गैस एक्सचेंज, अच्छे से इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, लंग्स हील नहीं हो रहे हैं, इस कंडीशन में भी हमको लगाना पड़ सकता है। उसके बाद आता है गिव टाइम ऑफ द लंग्स हील, अगर किसी भी तरीके का कोई इंजरी हुआ हो लंग्स में, इसमें भी हम यूज करते हैं वेंटिलेटर, हील अच्छे से हो सके और वेंटिलेटर पे से एक सपोर्ट दे सके, ताकि जो है वेंटिलेटर एक सपोर्ट मिनिमम अमाउंट में ऑक्सीजनेशन दे और एक हेल्प करे, ताकि पेशेंट का जो लंग्स है वो जल्दी से जल्दी हील हो सके। नेक्स्ट क्या है, इंडिकेशन। मेन इंडिकेशन क्या है, मेन इंडिकेशन में सबसे आता है पहला रिस्पायरेटरी फेलियर। रिस्पायरेटरी फेलियर इसलिए अभी हम बताएं कि एआरडीएस में क्या होता है, एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिसमें टाइप 1 यानी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4, ये चारों कंडीशन हमारा रिस्पायरेटरी फेलियर के अंदर आता है। अगर इस कंडीशन में कोई भी है तो यानी रिस्पायरेटरी फेलियर हो सकता है। दूसरा आता है, अगर सांस लेना मरीज बंद कर दिया तब हम क्या करेंगे, तब उसको बोलते हैं एपनिया। एपनिया को मैनेजमेंट करने के लिए हमको वेंटिलेटर का यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट हो जाता है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट क्या है, MI, अगर मायोकार्डियल इन्फार्क्ट हो गया, इन्फेक्शन हो गया, कोरोनरी अरेस्ट हो गया आर्टरी, तो इस कंडीशन में हमको कार्डियक अरेस्ट अगर हो गया तो वेंटिलेटर यूज करना जरूरी होता है। आफ्टर इंटूबेशन, अगर हमारे पास पेशेंट है GCS क्या हुआ, 8 से नीचे हो गया, एयरवे प्रोटेक्शन करना है, एयरवे को बचाए रखना है, तो हमको एटी ट्यूब डालने के बाद तुरंत वेंटिलेटर यूज करना है। नेक्स्ट क्या हो गया, सीवियर हाइपोक्सेमिया, यानी लो लेवल ऑफ ऑक्सीजनेशन इन ब्लड। ब्लड में हमारा ऑक्सीजनेशन क्या हो गया, 60, पार्शियल ऑक्सीजन जो है वो 60 mmHg से कम हो गया। इस कंडीशन में भी हमको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट देखें, हाइपरकैप्निया, यानी हाई कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, तो उसको वाश आउट के लिए भी हमको ज़रूरत पड़ती है। सीवियर निमोनिया, जब हमारे पास पेशेंट आते हैं लंग्स में निमोनिया, यानी फील द एक्यूमुलेट फील, जब एल्बुलाई में वाटर या फिर वैप के थ्रू हो जाए, यानी वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया हो सकता है, या उसके वजह से हो जाए, या फिर किसी भी इन्फेक्शन के वजह से भी निमोनिया हो जाए और इन्फ्लामेशन हो जाए, यानी एल्बुलाई अगर ये है और एल्बुलाई में यानी ये वाटर फील हो जाए इन्फेक्शन के, इन्फ्लामेशन के दौरान, तो क्या होता है कि इससे बचने के लिए, इसको वॉश आउट करने के लिए हमको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। अभी जो पिछले में बताएं, ARDS यानी एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ये पेशेंट वैसे पेशेंट होते हैं कि ये 1:10 होता है। 1:10 का मतलब होता है कि 10 पेशेंट में से एक ही पेशेंट बचने का चांस होता है, यानी 9 पेशेंट का DC यानी डेथ कन्फर्मेशन डन होता है। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें बचाना 100% हम लोग का रहता है कि पेशेंट वेंटिलेटर पे ही रहेगा,
वेंटिलेटर से हट नहीं सकता है। उसके बाद आता है COPD, एक्सुबेशन ऑफ द रिस्पिरेटरी फेलियर। इसमें क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि पेशेंट अभी अभी, यानी COPD मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिजीज, लेकिन एक्सुबेशन का मतलब होता है कि अभी अभी COPD हुआ, पहले से चलते आ रहा है लेकिन अभी जो सिम्टम है बहुत हाई हो गया, यानी जो सिम्टम है बहुत एक्सेस हो गया, जिसके वजह से हमको वेंटिलेटर पे पेशेंट को लेना पड़ा। इस कंडीशन में हमको COPD में। उसके बाद आता है पल्मोनरी एडिमा, यानी जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें क्या होता है कि इन्फ्लामेशन अगर हो गया, कोई भी इन्फ्लामेशन हो गया और सेचुरेशन फॉल होने लगा, तो उस कंडीशन में भी पल्मोनरी एडिमा के दौरान भी हमको वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ जाती है। अब देखेंगे कि नेक्स्ट कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब कि किस कंडीशन में हमको यूज नहीं करना है वेंटिलेटर, कैसे पता रहेगा। कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिकेशन तो सबको पता होता है, लेकिन कॉन्ट्रा इंडिकेशन बहुत कम को पता रहना है। अगर आपके पास कोई पेशेंट आया न्यूमोथोरेक्स का, यानी प्लूरल कैविटी में हवा भरा हुआ, यानी ये आपका लंग्स हो गया, और इस स्पेस में ये हवा भर गया और न्यूमोथोरेक्स हो गया, तो इस कंडीशन में पेशेंट को बचाना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे में जब पेशेंट को वेंटिलेटर पे कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास एक नया बीमारी जनरेट हो जाता है जिसको बोलते हैं इम्फाइमा, या फिर सबक्यूटेनियस इम्फाइमा, या फिर हमारे पास फिस्टुला बन सकता है। यानी कि यहाँ से ये फ्रैक्चर होकर थोरैसिक कैविटी में ये एयर रिलीज हो जाता है, और ये थोरैसिक कैविटी में एक प्रेशर क्रिएट करता है जिससे कि हार्ट जो है वो कोलैप्स होने लगता है। तो इस कंडीशन में हमको क्या करना है, पेशेंट को वेंटिलेटर पे नहीं लेना है। अनट्रीटेड, ये जो न्यूमोथोरेक्स है अनट्रीटेड है, ये एयर निकालना बहुत ही मुश्किल है। अगर वेंटिलेटर पे ले रहे हैं तो फिर बहुत ही डेंजरस हो सकता है। जिस कंडीशन में हम ले रहे हैं उससे नया बीमारी पैदा कर सकता है, इसलिए हम लोग नहीं लेते हैं। सीवियर हाइपोटेंशन, अगर पेशेंट को BP फॉल हो रहा है, अगर इंडिकेशन हमको पता है BP फॉल होने का जो मेडिसिन है वो कनेक्ट नहीं है, तो फिर वेंटिलेटर पे अभी हम नहीं ले सकते हैं। पहले सीवियर हाइपोटेंशन, यानी BP अगर लो है, यानी सीवियर लो है, यानी 70/40 अगर है BP, तो पहले हम इसको इंक्रीज करेंगे 90 के ऊपर, 90/60 कर सकते हैं, या फिर 90/50 कर सकते हैं, या इससे ऊपर हमको करना ही करना है, तब हम वेंटिलेटर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लार्ज ब्रोंकोप्लूरल फिस्टूला, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी हम बताएं कि अनट्रीटेड जो न्यूमोथोरेक्स होता है, तो इसमें अगर पेशेंट को इंटुबेट करते हैं तो एक फिस्टुला बनता है। फिस्टुला का मतलब होता है कि दो ट्यूब आपस में कनेक्ट हो जाना, यानी दो ट्यूब यानी ट्रेकिया और इसोफेगस बीच में कहीं फ्रैक्चर हो जाए और आपस में कनेक्ट हो जाए, इसको बोलते हैं फिस्टुला। और ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला का मतलब होता है कि ब्रोंक्यूल यानी जो ब्रोंकस है और जो प्लूरल कैविटी है डायरेक्ट उसमें क्या होता है कि कनेक्शन हो जाता है, और उसको बोलते हैं फिस्टुला। यानी लार्ज अगर हो गया ब्रोंको प्लूरल फिस्टुला, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे ही हवा हम देंगे वेंटिलेटर से, तो ये जो हवा है वो कहाँ चला जाएगा, प्लूरल कैविटी में। हमको हवा की ज़रूरत लंग्स में है और ये चला गया प्लूरल कैविटी में, तो फिर क्या क्रिएट कर सकता है, वो क्रिएट करता है न्यूमोथोरेक्स। इस कंडीशन में हमको वेंटिलेटर यूज नहीं करना है। इसके बाद क्या आता है, टाइप ऑफ वेंटिलेशन। वेंटिलेशन, वेंटिलेटर नहीं, वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का मतलब क्या है कि टाइप ऑफ वेंटिलेशन, किस तरीके से वेंटिलेटर को हम लोग वेंटिलेशन देते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ द वेंटिलेशन। पहला होता है इन्वेसिव, दूसरा होता है नॉन इन्वेसिव। इन्वेसिव का मतलब होता है कि ट्रेकिया में ट्यूब पड़ी हो, और नॉन इन्वेसिव का मतलब होता है कि ट्रेकिया में ट्यूब जो है वो नहीं पड़ी है। जब ट्रेकिया में ट्यूब पड़ी हो तो हम वेंटिलेटर कनेक्ट कर देते हैं, और ट्रेकिया में ट्यूब जब नहीं पड़ी हो तो हम मास्क कनेक्ट कर देते हैं वेंटिलेटर से। तो जब इन्वेसिव भी टू टाइप का होता है और नॉन इन्वेसिव भी टू टाइप का होता है।
इन्वेसिव पहला होता है ईटी ट्यूब यानी इंडोट्रेकियल ट्यूब, जिसके थ्रू वेंटिलेटर कनेक्ट कर दिया है। दूसरा होता है ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब यानी टीटी। ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब में क्या होता है कि इसमें भी वेंटिलेटर हम लोग डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं, और इंटूबेशन यानी ईटीटी ट्यूब में भी पेशेंट को हम लोग डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं, क्या चीज़, ट्यूब यानी वेंटिलेटर सर्किट। दूसरा होता है नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन। नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर में क्या होता है कि सीपैप, पहला सीपैप होता है और दूसरा क्या होता है, बाईपैप, यानी पहला सीपैप और दूसरा बाईपैप, यानी सीपैप और बाईपैप दोनों का डिफरेंट क्या है। सीपैप क्या होता है, कंटिन्यू एयरवे पॉजिटिव एक प्रेशर क्रिएट करता है, यानी एक ही प्रेशर क्रिएट किए रहता है, वो दूसरा प्रेशर क्रिएट नहीं करता है, यानी ये हेल्प करता है एल्बुलाई को ओपन रखने में कंटिन्यूअसली। बाईपेप क्या करता है कि दो प्रेशर, यानी एक प्रेशर क्रिएट करता है सीपेप, दो प्रेशर क्रिएट करता है बाईपेप। बाईपेप इसलिए दो प्रेशर क्रिएट करता है कि जो इंस्पायरेशन है, यानी जैसे ही हवा ले रहा है तो वो 10, अगर 10 पे प्रेशर हम सेट कर दिए तो इंस्पायरेशन गया, एक्सपायरेशन में क्या होता है कि फिर वो प्रेशर देता है बाईपेप मशीन, लेकिन वो प्रेशर 10 नहीं, वो प्रेशर 6 हो जाता है। यानी ये जो प्रेशर है 10 और 6 का, यानी 4 का गैप रखता है। यानी सीधी सी बात है कि बाईपेप मशीन का काम क्या होता है, CO2 को वॉश करना। CO2 हमेशा वॉश आउट करने के लिए बाईपेप यूज़ करते हैं, और कभी कभी वेंटिलेशन को सही करने के लिए बाईपेप का यूज़ करते हैं। लेकिन बाईपेप का अगर डेफिनेशन अगर देखा जाए कि बाईपेप मशीन क्या होता है, तो BI का मतलब क्या होता है कि दो, पैप का मतलब होता है पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, यानी बाई दो एयरवे, दो प्रेशर, यानी एक और दो, दो प्रेशर। अगर यहाँ पे हम समझें तो हमारे पास दो पाइप हो गए, एक से हवा जा रही है, एक से हवा आ रही है। तो जब हवा हम दिए तो 10 प्रेशर के साथ दिए, और हवा जब रिमूव हुआ तो इस कंडीशन में भी हम प्रेशर जो रखें वो 6 रखें। इसी को बोलते हैं बाईपेप, यानी दो प्रेशर वाला जो होता है हमारा बाईपेप होता है। सीपेप क्या होता है कि डिलीवर द कंटेंट, यानी कंस्टेंट रहता है एक लेवल पे पॉजिटिव प्रेशर, कीप द एयरवे ओपन रखने के लिए, यानी एयरवे ओपन रखने के लिए क्या काम आता है, सीपेप। और एयरवे को ओपन तो रखता ही है, लेकिन वॉश आउट करने में जो हेल्प करता है वो काम करता है बाईपेप, यानी बाई पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। नेक्स्ट आता है ईटी ट्यूब, इंडोट्रेकियल ट्यूब, अ ट्यूब द इंसर्टेड थ्रू द माउथ इनटू द ट्रेकिया टू सिक्योर द एयरवे एंड द डिलीवर्ड मैकेनिकल वेंटिलेशन। जब हम किसी ट्यूब के थ्रू वेंटिलेटर को कनेक्ट करते हैं उसको इंडोट्रेकियल ट्यूब इंटूबेशन कहते हैं, और वो वेंटिलेटर से कनेक्ट करते हैं। जो यहाँ दिख रहा है कि ये ओरल किया हुआ इंटूबेशन है। दूसरा होता है ट्रेकियोस्टोमी। ट्रेकियोस्टोमी क्या होता है कि एक ट्रेकिया में कट लगाया जाता है 3rd नंबर पे, और एक ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब इंसर्शन किया जाता है गार्ड वायर के थ्रू, जिसको हम लोग ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब कहते हैं। इसी ट्यूब से वेंटिलेटर को कनेक्ट करते हैं डायरेक्टली, जिससे क्या होता है कि इन्फेक्शन से बच सकते हैं। पेशेंट अगर लॉन्ग टर्म तक अगर वेंटिलेशन पे रह रहा है, इस कंडीशन में हेल्पफुल हो सकता है और इन्फेक्शन से थोड़ा सा बच सकता है। तो ये क्या कर रहा है कि सर्जिकल ओपनिंग द मोड, सर्जिकल ओपन करता है। ये सर्जिकल ओपन क्या आता है, मेड इन द नेक इनटू द ट्रेकिया, जो ईटीटी ट्यूब है इंसर्ट किया जाता है और मेंटेन रखने के लिए एयरवे को, यानी ये भी एयरवे को मेंटेन रखने के लिए एक इन्वेसिव क्या है, वेंटिलेशन की प्रक्रिया है। इसके बाद क्या देखेंगे, इसके बाद देखेंगे कॉमन वेंटिलेशन मोड, यानी कौन कौन से मोड होते हैं, किस मोड पे क्या काम करता है, कौन से मोड स्पॉन्टेनियस होता है, कौन से मोड हमारे कमांड में होता है, और कौन से मोड वेंटिलेटर के पेशेंट के कमांड में होता है। तो पहला आता है VCV, यानी वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन। ये क्या करता है, अगर आपके सामने V आ गया, अगर वॉल्यूम आ गया, इसका मतलब सीधा समझिए कि वॉल्यूम जो है हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, पेशेंट के कंट्रोल में S होता है। अगर S आ गया तो इसका मतलब पेशेंट स्पॉन्टेनियस है। अगर वॉल्यूम है इसका मतलब वॉल्यूम हमारे कंट्रोल में है।
तो इसका मतलब VCV का मतलब वॉल्यूम कंट्रोल, यानी जो वॉल्यूम हम दे रहे हैं पेशेंट को वो हमारे कंट्रोल में है, तब वेंटिलेशन करा रहे हैं। तो पहला क्या है, VCV वॉल्यूम कंट्रोल, ये डिलीवर करता है और सेट क्या करते हैं हम लोग, टाइडल वॉल्यूम। ये इसी से पता चल रहा है कि टाइडल वॉल्यूम हम लोग क्या करते हैं, सेट करते हैं, और टाइडल वॉल्यूम सेट करके हमको पेशेंट को डिलीवर करते हैं। उसके बाद आता है प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन। जैसे ही पी आया यानी प्रेशर, ये क्या हो गया, थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस हो गया, यानी कि ये प्रेशर के सपोर्ट में है, यानी वेंटिलेटर जो है पेशेंट के सपोर्टिव है, यानी पेशेंट थोड़ा सा कॉन्शियसनेस प्रेजेंट है, जीसीएस इंप्रूव है, इस कंडीशन में इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, SIMV यानी सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन। ये तब यूज़ करते हैं जब पेशेंट हमारे पास कॉन्शियसनेस होता है। SIMV मोड तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास पेशेंट जीसीएस इम्प्रूवमेंट हो, कॉन्शियसनेस हो, या फाइट कर रहा हो, या पेशेंट थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस ब्रीथ, ट्रिगर ब्रीथ लेने की कोशिश कर रहा हो और वेंटिलेटर ब्रीथ देने की कोशिश कर रहा हो। इस कंडीशन में हम लोग SIMV मोड यूज कर सकते हैं। SIMV मोड जो है ये एक नॉर्मल तक, मिनिमम तक प्रेशर देता है। इसमें क्या होता है कि टाइडल वॉल्यूम हम लोग सेट नहीं करते हैं, पेशेंट अपना टाइडल वॉल्यूम खुद जनरेट करता है। प्रेशर हम लोग सेट करते हैं, लेकिन टाइडल अपना पेशेंट खुद लेता है और खुद शो करता है वेंटिलेटर में कि कितना टाइडल वॉल्यूम जनरेट हुआ। यहाँ पे आपको दिख रहा है टाइडल वॉल्यूम 450 ml, ये पेशेंट जो है वो खुद से जनरेट करेगा, ये हमको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा इस मोड में। दूसरा आता है असिस्ट कंट्रोल। इसके में थोड़ा सा जान लें कि इसमें लिखा भी है कि ये पेशेंट जो है स्पॉन्टेनियस ब्रीथ ले रहा है। स्पॉन्टेनियस ब्रीथ का मतलब होता है पेशेंट जो है हेल्प कर रहा है अगला ब्रीथ लेने में, यानी पेशेंट चाह रहा है कि हम ब्रीथ लें। उसके बाद ये मैंडेटरी ब्रीथ प्लस स्पॉन्टेनियस ब्रीथ, यानी दोनों ब्रीथ लेना चाह रहा है। नेक्स्ट में क्या देखेंगे, असिस्टेंट कंट्रोल। असिस्ट कंट्रोल में क्या होता है, एवरी ट्रिगर, हर ब्रीथ में ही ट्रिगर पेशेंट करेगा, गेट फुल सपोर्ट। अगर पेशेंट जो है वेंटिलेटर थोड़ा सा भी सपोर्ट कर रहा है तो ये मोड क्या काम करेगा कि हर ब्रीथ के बाद जो ब्रीथ आएगा उस पर एक सपोर्ट क्रिएट करेगा और वो ब्रीथ अच्छे से देने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन यानी PSV। इसमें क्या हो गया, ये फुल स्पॉन्टेनियस, ये हेल्प करेगा स्पॉन्टेनियस ब्रीथ, दिस इज द स्पॉन्टेनियस मोड। ये भी एक ऐसा मोड है जो पेशेंट स्पॉन्टेनियस है, पेशेंट कॉन्शियस है, थोड़ा कमांड कर रहा है, फाइट कर रहा है, सांस लेने की कोशिश कर रहा है, और हर ब्रीथ अगला ब्रीथ जो है स्पॉन्टेनियस देने का काम कर रहा है वेंटिलेटर। तो इस मोड पे ये काम हो सकता है। उसके बाद आता है CPAP, दिस इज द रिकवरी मोड। CPAP पे हम तब यूज करते हैं जब पेशेंट रिकवरी मोड में आने वाला होता है, यानी पेशेंट इंटूबेशन हो गया, आफ्टर इंटूबेशन और पेशेंट को एक्सटूबेशन करने का प्लान हो रहा है और हम रख रहे हैं CPAP पे। CPAP का रखने का मतलब है कि पेशेंट फुल कमांड फॉलो कर रहा है, एपनिया नहीं हो रहा है, रिस्पायरेशन रेट सेटल है, टाइडल वॉल्यूम अच्छा जनरेट कर रहा है, और प्रेशर जो हम दे रहे हैं वो प्रेशर के अकॉर्डिंग अच्छा से ब्रीथ ले रहा है, यानी एक्सटूबेशन 100% कन्फर्मेशन दे रहा है। और क्या इसमें करते हैं, कभी भी CPAP पे 100% FiO2 नहीं देते हैं, ये एक रिकवरी मोड का इंडिकेशन मोड होता है। इसमें हमेशा लोवेस्ट FiO2 हम लोग देते हैं ताकि वेंटिलेटर जो है पेशेंट को कम से कम ऑक्सीजनेशन सपोर्ट दे, ताकि पेशेंट जल्दी से जल्दी रिकवरी हो जाए। इसीलिए CPAP कंटिन्यू पॉजिटिव एयरवे बनाए रखता है ताकि पेशेंट जो है जल्दी से रिकवरी हो। नेक्स्ट में देखेंगे CPAP को क्या दिया हुआ है कि CPAP में क्या होता है, कंटिन्यू पॉजिटिव एयरवे प्रेशर बनाए रखता है और स्पॉन्टेनियस ब्रीथ हमेशा पेशेंट लेते रहता है, यानी हमेशा स्पॉन्टेनियस ब्रीथ पेशेंट लेगा। यहाँ पे देखिए ऑलवेज स्पॉन्टेनियस ब्रीथ क्या होगा, पेशेंट हमेशा लेगा। फिर बाईपेप बताएं हम, बाईपेप का यूज़ क्या है, इसमें क्या होता है, इंस्पायरेशन प्रेशर होता है और एक्सपायरेशन भी प्रेशर, यानी हम अगर सेट कर रहे हैं तो इसमें हम 12 और 6 का भी सेट कर सकते हैं, 10, 5 का भी सेट कर सकते हैं, लेकिन CPAP में केवल हम प्रेशर देते हैं, इसलिए ये एक बचाए रखता है
क्या, एल्बुलाई को कोलेप्स होने से, यानी एक ही प्रेशर पे काम करता है, एक कंटिन्यू प्रेशर दिए रहेगा, पेशेंट जैसे ही सांस लेगा वो प्रेशर हमेशा एक मेंटेन करके रखता है। अब देखेंगे कि इनिशियल वेंटिलेशन सेटिंग का एडल्ट में क्या क्या मोड हो सकता है। अगर एडल्ट आपके पास है तो एक ऐसा मोड भी है जो अच्छे तरीके से अगर सेट करना जान लें तो पेशेंट का रिकवरी मोड अच्छे से हो सकता है और पेशेंट जल्द ही रिकवरी होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो मोड का नाम क्या है, एसी यानी असिस्टेंट कंट्रोल और वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन। यानी असिस्टेंट कंट्रोल यानी ये पेशेंट को असिस्ट कर रहा है, और ये वेंटिलेशन क्या होता है, ये कंटिन्यू वॉल्यूम को कंटिन्यू रखेगा। यानी FiO2 हम दे दिए 100%। जब पेशेंट हमारे पास आता है तो इस मोड पे अगर रख रहे हैं तो सबसे पहले हमको 100% रखना है। दूसरी, ABG देखना है, ABG में ब्लड कितना है और ब्लड में कितना है FiO2 में SpO2, और हमेशा SpO2 देखते हुए जो 100% FiO2 दे रहे हैं इसको डिक्रीज करते रहना है, कितना, 10 -10 -10 -10 करके, हमेशा 10 करके माइनस करते जाना है। अगर किसी पेशेंट को FiO2 100% दे रहे हैं, अगर हमको माइनस करना है तो यहाँ पे 90% करेंगे 1 आवर के बाद, फिर 1 आवर के बाद 80% करेंगे, फिर 1 आवर के बाद 70% करेंगे, फिर उसके बाद 60% करेंगे, यानी आफ्टर 1 आवर। और जैसे ही 3 से 4 घंटे हुए उसके बाद एक ABG करेंगे, फिर उसमें FiO2 देखेंगे कितना है, पार्शियल प्रेशर कितना है, सेचुरेटेड O2 कितना है, उसके अकॉर्डिंग फिर से हम लोग क्या करते हैं, घटाया और बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद आता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम भी हमको अच्छे से मेंटेन करके देना है। टाइडल वॉल्यूम कितना भी नहीं देना है, 6 to 8 ml पर केजी के हिसाब से हमको देना है। अगर पेशेंट जो है वो 50 केजी का है, यानी पेशेंट जो है वो 50 केजी का है और टाइडल वॉल्यूम हम कितना दें, यानी हम 6 से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमको 300 ml टाइडल वॉल्यूम देना चाहिए। अगर 300 से अगर ज़्यादा दे रहे हैं, अगर 350 दे रहे हैं, 400 दे रहे हैं या 450 दे रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि एल्बुलाई को फ्रैक्चर होने का चांस ज़्यादा हो जाता है और रप्चर होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हम कभी भी अगर दे रहे हैं तो बॉडी वेट के हिसाब से ही देना चाहिए टाइडल वॉल्यूम। उसके बाद आता है रिस्पायरेशन रेट। रिस्पायरेशन सेट इसलिए करना जरूरी होता है कि नॉर्मल रिस्पायरेशन रेट 12 to 20 सही है, लेकिन पेशेंट कार्बन डाइऑक्साइड अगर बॉडी में अगर ज़्यादा इंक्रीज हो गया है तो हमको हाइपर वेंटिलेट करना पड़ेगा। हमको हाइपर वेंटिलेशन करना पड़ेगा, और हाइपर वेंटिलेशन तब करेंगे जब आर हमको बढ़ाना पड़ेगा, यानी 24 30 यानी 35 आर होना चाहिए, तब जाके वाश आउट क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद आता है पीप। पीप हमको मिनिमम 5 रखना है एडल्ट में। अगर सेचुरेशन फॉल होने लगे, सेचुरेशन घटने लगे, जैसे सेचुरेशन हमारे पास घटने लगे तो फिर हम इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर सेचुरेशन मेंटेन होने लगे तो फिर मिनिमम लाके हम 5 रख सकते हैं। नेक्स्ट क्या देखेंगे, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, यानी इंस और एग्जिट रेशियो देखते हैं। ये रेशियो क्या होता है, 1:2 भी हो सकता है, यानी वो 1 सेकेंड में सांस ले रहा है और छोड़ने का जो टाइमिंग है वो 2 सेकेंड है, इसलिए 1:2 सेट करना होता है। इसको बढ़ाया और घटाया भी जा सकता है, ये 7:1.5 भी हो सकता है, 0.7 to 1.5 रेशियो तक माना जा सकता है। नेक्स्ट ट्रिगर भी सेट कब करते हैं, जब पेशेंट जैसे ही स्पॉन्टेनियस होने लगता है तो 1 to 2 सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, इंस्पायरेशन फ्लो। इंस्पायरेशन फ्लो क्या होता है कि 1 मिनट में कितना लीटर हम पेशेंट को डिलीवर किए, तो 40 to 60 नॉर्मल होता है एडल्ट के लिए, तो हम लोग नॉर्मल इतना लीटर 1 मिनट में देना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे इंपॉर्टेंट जो है वो पैरामीटर। इंपॉर्टेंट पैरामीटर कुछ क्या क्या है जिसके बारे में जाने, लेकिन अब थोड़ा सा और डिटेल जान लें। ये हो गया FiO2 फ्रिक्शन
ऑफ इंस्पायरेशन ऑक्सीजन, ये क्या होता है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, कितना परसेंट हम ऑक्सीजन डिलीवर कर रहे हैं। टाइडल वैल्यूम एयर डिलीवरी, एक ब्रीथ में कितना टाइडल वैल्यूम दे रहे हैं। रिस्पायरेशन रेट, हर ब्रीथ जो है कितना मिनट कितना सेकेंड दे रहे हैं, और एक ब्रीथ जो है कितना सेकेंड में और एक मिनट में कितना ब्रीथ पेशेंट ले रहा है। फिर आता है मिनट वेंटिलेशन, यानी एक मिनट में कितना वेंटिलेशन पेशेंट कर रहा है। इसको निकालने के लिए टाइडल इंटू आरआर। उसके बाद पी बताएं, पॉजिटिव इंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, ये इंड एक्सपायरेटरी प्रेशर पॉजिटिव बनाए रखने के लिए, कोलैप्स होने से बचने के लिए। फिर आता है पिक प्रेशर, ये हाईएस्ट ऑलवेज क्या होता है कि हाईएस्ट एयरवे प्रेशर होता है, इसमें अगर हम हाईएस्ट सेट कर दें तो उससे ज़्यादा पेशेंट हाई नहीं ले सकता। प्लीटो प्रेशर, ये हर ब्रीथ को अगला एक मोड रखेगा, और जब पेशेंट होल्ड करता है रिस्पायरेशन, उस कंडीशन में अगले भी अच्छे से वेंटिलेशन हो सके, ये ट्रिगर करता है। ये कितना होना चाहिए, 30 के ऊपर नहीं हो जाना चाहिए, 30 के हमेशा नीचे होना चाहिए। फिर आता है मीन आर्टिकल प्रेशर, मीन एयरवे प्रेशर क्या होता है कि ये एक एवरेज एयरवे प्रेशर होता है। जब कभी हम पेशेंट को प्रेशर देते हैं तो एक बीच का प्रेशर बनाए रखने के लिए जो प्रेशर हमको देखते हैं वो मीन एयरवे प्रेशर हो जाता है। फिर आता है एयरवे रेसिस्टेंस और लंग्स एक्सपेंशन जो एबिलिटी है उसको हम अगले स्लाइड में देखते हैं अच्छे से। अब देखिए लंग्स एक्सपेंशन, लंग्स जो है वो एक्सपेंशन हो गया यानी बढ़ गया, और इसका मुख्य कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है। तो सबसे पहले क्या हो गया, बैरोट्रोमा का मतलब क्या हुआ कि जब एयरवे में प्रेशर ज़्यादा हो गया, ज़्यादा एयरवे प्रेशर से क्या हो गया, लंग्स को इंजरी हो गया, ये जो है लंग्स इंजरी हो गया, जिसके वजह से क्या हो गया, पेशेंट को और प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। दूसरा क्या कि वेंटिलेटर में अगर हम ज़्यादा वैल्यूम दे दिए, टाइडल वैल्यूम दे दिए, जिसके वजह से अभी बताएं कि एल्वुलाई क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया। उसके बाद न्यूमोथोरेक्स, एल्वुलाई रप्चर हो गया, प्लूरल कैविटी में एक फिस्टुला बन गया, जिससे क्या हो गया, न्यूमोथोरेक्स क्रिएट हो गया। अब पेशेंट को बहुत ही मुश्किल सामना करना पड़ गया फिस्टुला के दौरान। नेक्स्ट क्या होता है, न्यूमोमेडियाटिज्म, इसमें क्या होता है कि एयर जमा हो जाता है किसमें, थोरैसिक कैविटी में। जब क्या होता है कि पेशेंट सांस लेता है और वो फिस्टुला हो जाता है, फिस्टुला के दौरान क्या होता है कि जो थोरैसिक कैविटी होती है उसमें प्रेशर चला जाता है, तब प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होने की वजह से प्रेशर बढ़ता है इस पे, हार्ट पे। हार्ट क्या होता है, कोलैप्स होने लगता है, सिकुड़ने लगता है, जिसके वजह से फिर पेशेंट की जान की खतरा हो जाता है। उसके बाद आता है सबक्यूटेनियस इम्फाइमा, यानी ये भी एक ऐसा कंडीशन है जो सबक्यूटेनियस टिश्यू में वेंटिलेटर का हवा भरने लगता है, स्किन के नीचे जमा एयर होने लगता है। उसके बाद आता है पल्मोनरी एडिमा, यानी पल्मोनरी स्वेलिंग हो जाना, यानी लंग्स इंजरी के कारण फ्लूइड एक्यूमुलेशन, यानी एक्यूमुलेशन इन जो है एक्यूमुलेशन हो जाना एल्वुलाई में, जिसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी एडिमा। उसके बाद आता है वेंटिलेशन इंड्यूस लंग्स इंजरी, अगर मैकेनिकल वेंटिलेटर से लंग्स डैमेज हो रहा है वो रिकवरी होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग कि एक प्रेशर है और वो वैल्यूम अगर हम दे रहे हैं ओवर एक्सपेंशन में, तो एल्बुलाई फ्रैक्चर होगा, न्यूमोथोरेक्स होगा, ये बैरोटोमा होगा, यानी ज़्यादा ही इंजरी होगा किसमें, यानी लंग्स पे क्या अफेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे नॉर्मल वैल्यू कितना कितना होना चाहिए, यानी FiO2 का 21%, वेंटिलेटर में क्या होता है कि 21% टू 100% होता है, FiO2 दे सकते हैं। RR नॉर्मल 12 टू 20 मिनट देते हैं, हर एक मिनट में इतना ब्रीथ जाना चाहिए पेशेंट को। उसके बाद टाइडल वैल्यूम 6 to 8 ml पर केजी के वेट के हिसाब से, उसी के हिसाब से पीप भी दे सकते हैं। प्लीटस 30 से कम होना चाहिए, पिक प्रेशर यूजुअली 35 से कम होना चाहिए, और ये आता है सेचुरेशन,
अगर सेचुरेशन 92 96 है तो हम लोग धीरे धीरे कम कर सकते हैं, और CF जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिजीज होता है उसमें टारगेट रखना है 88 टू 92। उसके बाद क्या देखते हैं, उसके बाद देखते हैं वेंटिलेशन अलार्म। अगर आपके पास वेंटिलेटर है, अलार्म कर रहा है, तो आप ये ना समझिए कि पेशेंट का कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है। ये एक वेंटिलेटर का अलार्म जो है एक क्रिटिकल हो सकता है, एक छोटा गलती पेशेंट की जान ले सकती है। तो अलार्म पे ध्यान दें। हर अलार्म एक कंडीशन, एक चीज़ बताता है। हर अलार्म अलग अलग पैरामीटर का हो सकता है। कोई पैरामीटर ये भी बता सकता है कि कहीं फ्रैक्चर हो रहा है, कहीं डिस्कनेक्ट हो गया, कहीं ब्लॉकेज हो गया, या फिर FiO2 ब्लॉक हो गया, FiO2 नहीं ले रहा है, पीप प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया है, पीप प्रेशर कम हो गया, किस किस कंडीशन में इंडिकेशन देता है। इसलिए हर एक अलार्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला आता है सेक्रेशन। अगर पेशेंट सेक्रेशन ज़्यादा क्रिएट कर रहा है, इस कंडीशन में भी पेशेंट को हमको सक्शन करना है, सक्शन करके पेशेंट को सिक्योर करना है, और काउज देखना है कि सेक्रेशन इतना क्यों आ रहा है और कहाँ से आ रहा है, और सेक्रेशन जल्दी से क्या करें, सक्शन करें। उसके बाद किंग ट्यूब, यानी पेशेंट जो है कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ट्यूब लगा हुआ है ATT ट्यूब उसको कहीं फोल्ड कर दिया हो, या ट्यूब जो हो वो कहीं अंदर से फोल्ड हो गया हो, या फिर वेंटिलेटर सर्किट कहीं फोल्ड हो गया हो। नेक्स्ट आता है बाइटिंग, यानी ट्यूब जो है वो कहीं बाइट तो नहीं कर दिया हो। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट जो है वो बाइट भी कर सकता है। पेशेंट जब बाइट कर देता है तो भी क्या होता है, लीक होने लगता है और पेशेंट एक अलार्म देने लगता है। फिर आता है ब्रोंकोस्पाज्म। जब ट्रेकिया सिकुड़ जाती है या फिर सांस आगे नहीं बढ़ पाता है तो एक प्रेशर का अलार्म होता है। वो अलार्म प्रेशर बढ़ने का अलार्म होता है, जिसको ब्रोंकोस्पाज्म के वजह से भी हो सकता है। 5 नंबर पे आता है न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स में क्या होता है कि जब प्लूरल कैविटी में एयर फील हो जाने लगती है किसी भी तरीके से, या फिर पेशेंट सांस ले रहा है और सांस लेते समय एक फिस्टुला बन गया, या फिर किसी भी इंजरी की वजह से फिस्टुला क्रिएट हो गया और न्यूमोथोरेक्स हो गया, इस कंडीशन में भी अलार्म देगा वेंटिलेटर। तो हर एक अलार्म एक नई कहानी के साथ अलार्म देता है, और हर पैरामीटर अपना अलग पहचान बनाता है वेंटिलेटर का अलार्म के साथ। तो हर अलार्म इम्पॉर्टेंट है, किस लिए कि हर पेशेंट को सेफ लाइफ देने के लिए। तो नेक्स्ट में क्या देखेंगे अब, लो प्रेशर अलार्म। लो प्रेशर अलार्म और हाई प्रेशर में हम लोग लो प्रेशर अलार्म में देखेंगे कि कब कब लो प्रेशर अलार्म हम लोग के पास देता है। तो अगर किक लीक कर रहा है, यानी सर्किट कहीं लीक कर रहा है, तो हमेशा लो अलार्म लिखेगा और प्रेशर आपको चेक करना है। अगर डिसकनेक्शन हुआ है कहीं तो भी एक अलार्म देगा, वो लो प्रेशर का अलार्म देगा। अगर कफ इन्फ्लेट किया हुआ है और डिफ्लेट हो जाए किसी वजह से ET ट्यूब का, तो भी एक अलार्म देगा, वो अलार्म लो प्रेशर का हो सकता है। या पेशेंट खुद से पाइप अपना वापस खींच लिया बाहर, तो भी पेशेंट का जो है वेंटिलेटर एक अलार्म देगा कि एक्सटुबेट हो गया है, लो प्रेशर अलार्म जनरेट कर रहा है। तो अलार्म को कभी भी साइलेंट ना करें, अलार्म को समझने की कोशिश करें। अलार्म कोई ट्रीटमेंट भले ना हो, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर लो है तो क्यों हो रहा है, हाई है तो क्यों हो रहा है। अब देखेंगे कि ABG इंटरप्रिटेशन में अनवेंटिलेटर, अगर वेंटिलेटर में क्या चीज़ हम ठीक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ABG में अगर आपको दिख रहा है कि हाई कार्बन डाइऑक्साइड है, तो आप क्या कर सकते हैं, पेशेंट को पहले हाइपो वेंटिलेशन करें, इनएडिक्वेट वेंटिलेशन दें, और क्या कर सकते हैं, RR को इंक्रीज कर सकते हैं और टाइडल वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं, ताकि पेशेंट का वाश आउट हो जाए। यानी इंक्रीज टाइडल वॉल्यूम, इंक्रीज रिस्पायरेशन रेट। दूसरा क्या होता है, अगर CO2 कम हो जाए तब क्या कर सकते हैं, CO2 कम हो जाए तो वेंटिलेशन जो है CO2 को वाश आउट करना नहीं है, हमको एक्सेसिव वेंटिलेशन करना पड़ेगा। इसके लिए हमको RR को घटाना पड़ेगा और टाइडल वॉल्यूम को भी हमको घटाना पड़ेगा, यानी डिक्रीज वेंटिलेशन, यानी डिक्रीज RR और डिक्रीज टाइडल वॉल्यूम। नेक्स्ट आता है लो पार्शियल ऑक्सीजन। लो पार्शियल ऑक्सीजन यानी 60 mmHg से प्रेशर कम हो गया ऑक्सीजन ABG में, तो हम लोग क्या उसका इंडिकेट करते हैं, हाइपोक्सेमिया, यानी लो लेवल ऑक्सीजन इन द ब्लड।
तो इनएडिक्वेट ऑक्सीजन हो गया। इनएडिक्वेट ऑक्सीजन में क्या करेंगे, इंप्रूव ऑक्सीजनेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज FiO2 बढ़ाना पड़ेगा। अगर 50 है तो 60 करेंगे, 60 है तो 70 करेंगे। और इंक्रीज पीप, ये अगर पीप 5 दे रहे हैं तो 6 करना पड़ेगा, 6 दे रहे हैं तो 7 करना पड़ सकता है। हाई हाई पार्शियल ऑक्सीजन, हाई पार्शियल ऑक्सीजन अगर पेशेंट के पास है, यानी 100 mmHg से ऊपर अगर आ गया, नॉर्मल जो है 170 to 110 mmHg होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो पोटेंशियली जो है टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा पेशेंट, कहाँ पे, ब्लड में, और CO2 एक्सेसिव रिटेन करेगा। तो रिटेन से बचने के लिए रिड्यूस करना है हमको FiO2 रिड्यूस, और अवॉइड करना है ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। यानी कि सबसे पहले हमको FiO2 डिक्रीज करना पड़ेगा। अब देखेंगे कि वेंटिलेटर का जो है कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है। अगर पेशेंट को वेंटिलेटर लगा है तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन होता है वैप, यानी वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। इसमें क्या होता है, लंग्स इन्फेक्शन दैट अक्वर द पेशेंट रिसीव द मैकेनिकल वेंटिलेशन ऑफ फॉर 48 आवर। अगर 48 आवर से ज़्यादा समय तक पेशेंट जो है वो वेंटिलेटर पे है तो उसको निमोनिया होने का चांस बढ़ जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसमें उसमें कॉमन काउज क्या होता है, माइक्रो एस्पायरेशन हो सकता है, कंटामिनेटेड सेक्रेशन, पुअर ओरल हाइजीन, प्रोलंग वेंटिलेशन, और कंटामिनेटेड क्या होगा, इक्विपमेंट अगर यूज कर रहे हैं। प्रिवेंशन की बात करें, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, पेशेंट को 30 to 45 डिग्री एलिवेट करें, ओरल केयर अच्छे से करें क्लोरोहेक्साडीन से, हैंड हाइजीन मेंटेन रखें, सक्शन हमेशा टेक्निक जो है एसेप्टिक टेक्निक यूज करें, मिनिमाइज सेडेशन, जो सेडेशन दे रहे हैं जिसके दौरान उस सेडेशन के दौरान थोड़ा सा सेडेशन कम करें। नेक्स्ट क्या होता है, बैरोट्रोमा, यानी इंजरी अगर हो गया लंग्स में ड्यू टू द एक्सेसिव प्रेशर फ्रॉम द वेंटिलेशन। अगर वेंटिलेटर जो है एक्सेस यानी ज़्यादा प्रेशर दे दिया और लंग्स इंजरी हो गया, इस कंडीशन में हम कॉमन काउज किस वजह से हो सकता है, कॉमन काउज क्या है, हाई एयरवे प्रेशर दे दिए, टाइडल वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा दे दिया, हाई पीप दे दिया, तो हमको फिर दिक्कत बढ़ गई। फिर इसको मैनेजमेंट कैसे करें, मैनेजमेंट करने के लिए यूज़ लॉन्ग प्रोटेक्टिव वेंटिलेशन, यानी हमको अच्छे तरीके से वेंटिलेटर को प्रोटेक्ट करने के रखना है, मॉनिटर करना है प्रेशर को, टाइडल वॉल्यूम को हमेशा ठीक और कैलकुलेशंस के हिसाब से हमको सेट करना है। फिर 3 नंबर पे क्या आता है, वैल्यू ट्रोमा, यानी टाइडल वॉल्यूम ज़्यादा दे दिए, यानी लंग्स इंजरी हुआ तो ओवर टेंशन फ्रॉम द एक्सेसिव वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम ज़्यादा दे दिए, हाई वॉल्यूम दे दिए, पुअर कॉम्प्लिकेशन हो गया। फिर मैनेजमेंट कैसे करेंगे उसको, यूज लो टाइडल वॉल्यूम वेंटिलेशन, कैलकुलेट अच्छे से करेंगे और टाइडल वॉल्यूम हमेशा कैलकुलेट करके देंगे, मॉनिटरिंग करेंगे और प्रेशर को हमेशा मॉनिटर करके देखते रहेंगे। फिर आता है O2, यानी ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी देखना है हमको। उसमें क्या देखेंगे, सेलुलर डैमेज काउज बाय प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोज टू हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। कभी कभी हाई ऑक्सीजन कंटिन्यूस अगर 100% पे FiO2 दे रहे हैं और कंटिन्यू अगर 24 आवर या 48 आवर कंटिन्यू रहे तो एक क्या होता है, टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देता है, हमारे ब्लड में टॉक्सिसिटी हो जाता है जिसके वजह से पेशेंट क्या होता है, CO2 रिटेन कर लेता है। इसमें क्या है, प्रोलॉन्ग हाई FiO2, यानी FiO2 जो है वो 100% से ऊपर अगर है, हाई पार्शियल ऑक्सीजन, तो टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है। तो इसमें क्या करें, हमेशा FiO2 को घटा के मेंटेन करें और टारगेट पे रखें 92 to 96, और मॉनिटर करते रहें, ABG हमेशा करते रहें, ABG में देखें कि क्या क्या नॉर्मल रेंज में हमेशा रखें। उसके बाद आता है हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन पेशेंट को है और विथ हाई पीप, हाइपोटेंशन के साथ हाई पीप अगर है तो क्या करेगा, ड्रॉप करेगा प्रेशर ड्यू टू द रिड्यूस द वेनस रिटर्न और कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। क्यों हो रहा है, हाई पीप दे दिए, हाई इंट्रा थोरेसिक प्रेशर मेंटेन करने लगा, उसके बाद हाइपोवैल्मिया में चला गया पेशेंट, यानी जो आउटपुट है और वॉल्यूम है वो 5 लीटर से कम हो गया किसी वजह से, किसके वजह से, हाइपोटेंशन, पीप ज़्यादा दे दिए, इस कंडीशन में क्या हो गया, हाइपोवैल्मिया में चला गया। उसको मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ऑप्टिमल पीप रखेंगे,
इंश्योर एडिक्वेट अकाउंट, जो अमाउंट हमारा वैल्यू है वही हमको देना है। उसके बाद बीपी का हमेशा मॉनिटरिंग करना है। नेक्स्ट में क्या है, न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स कैसे हो गया, एयर इन द प्लूरल स्पेस काउजिंग द लंग्स कोलैप्स। लंग्स हमारा कोलैप्स हो गया, किस वजह से, ब्रोट्रोमा, बैरोट्रोमा के वजह से लंग्स इंजरी हो गया, रप्चर ऑफ एल्बुलाई। अब इसको मेंटेन कैसे अगर करना है हमको, यूज लंग प्रोटेक्टिव स्ट्रेटेजी, मॉनिटर फॉर सडन डिस्टर्बेशन एंड हाइपोटेंशन, चेस्ट ट्यूब इफ नीडेड। अगर ज़रूरत पड़े तो चेस्ट ट्यूब डालने की तो हम डाल सकते हैं न्यूमोथोरेक्स में, लेकिन न्यूमोथोरेक्स में क्या होता है, चेस्ट ट्यूब डालने से पेशेंट की और क्रिटिकल हो सकता है। ये हो गया एटलैक्टेसिस। एटलैक्टेसिस का मतलब होता है कि एल्बुलाई जो है वो इम्पेयर, गैस एक्सचेंज नहीं कर पाता है और एल्बुलाई फ्रैक्चर हो जाता है, जिसको एटलैक्टेसिस कहते हैं। ये जो है कॉमन काउज क्या है इसका, कॉमन काउज इन एडिक्वेट टिप हो गया, म्यूकस प्लगिंग। म्यूकस प्लगिंग का मतलब क्या होता है, PLUGGING का मतलब होता है कि जो म्यूकस है वो मोटा हो जाना, यानी थिकनेस करके, और जो ईटी ट्यूब है उसको ब्लॉकेज करने लगता है। प्रोलॉन्ग इम्यूनाइजेशन, लंबे समय से इम्यूनाइजेशन। मैनेजमेंट क्या करें, यूज इन एडिक्वेट टिप दें, चेस्ट फिजियोथेरेपी कराएं, सक्शन एंड मोबिलाइजेशन करा सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास एयरवे इंजरी। एयरवे इंजरी कैसे हो गया, डैमेज एयरवे सक्शन या स्ट्रक्चर ड्यू टू द मैकेनिकल वेंटिलेशन या इंटूबेशन के दौरान हो गया। ये कब, कॉमन क्या है इसका काउज, कॉमन काउज है हाई, इसमें क्या है, हाई कप प्रेशर, यानी प्रेशर का जो प्रेशर, ईटी ट्यूब का जो कफ का प्रेशर होता है वो 20 to 30 सेंटीमीटर H2O होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ज़्यादा प्रेशर देने के वजह से भी क्या हो सकता है, एयरवे इंजरी हो सकता है। और दूसरा क्या है, प्रोलॉन्ग इंटूबेशन, ट्रोमैटिक इंटूबेशन, या आप इंटूबेशन करते समय ट्रोमा करा दिए पेशेंट को और इंजरी हो गया, इस कंडीशन में भी एयरवे प्रोटेक्शन नहीं हो पाता है। इसको मैनेजमेंट कैसे करें, मॉनिटर कफ प्रेशर, हमेशा कफ को मॉनिटर करें, यूज़ करें अप्रोप्रिएट साइज और रेगुलर असेसमेंट करें और पेशेंट का हर दिन केयर जरूर देखें। नेक्स्ट में देखें आईसीयू केयर कैसे करें। तो सबसे पहले अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो मॉनिटर में क्या क्या देखें, FiO2 देखें, किसमें, वेंटिलेटर में, SpO2 देखें मॉनिटर में, RR देखें, हार्ट रेट देखें, BP देखें। उसके बाद क्या देखना है, चेक द वेंटिलेटर सेटिंग, रेगुलरिटी, वेंटिलेटर अगर चल रहा है तो सिस्टमेटिक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वेंटिलेटर का कोई अलार्म तो नहीं बज रहा है, वेंटिलेटर का कोई साइड इफेक्ट तो दिख तो नहीं रहा है, वेंटिलेटर कहीं डिस्कनेक्शन तो नहीं हो गया, FiO2 कितना दे रहे हैं, ABG कब हुआ है और अभी का ABG में क्या डिफरेंट है। उसके बाद क्या है, आप ओरल केयर कैसे कर रहे हैं, क्लोरोहेक्साडीन से आप कर रहे हैं, एसेप्टिक टेक्निक जो है वो हाइजीन मेंटेन करके ओरल केयर, सक्शन, ये सब यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सक्शन ओरल कर रहे हैं व्हेन इंडिकेटेड, जब कोई इंडिकेशन अगर दे रहा है तो उस कंडीशन में आप जो है सक्शन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें क्या है कि अगर देखा जाए तो कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग ऑक्सीजन सेचुरेशन हमेशा मेंटेन देखें और देखते रहें, रिस्पायरेशन रेट देखें। उसके बाद हार्ट रेट हमेशा देखना है, ब्लड प्रेशर चेक करते रहना है, नोट एनी चेंज, अगर कोई चेंजेज है तो इंडिकेशन आप जरूर देखें। फिर दूसरा आता है क्या, चेक द वेंटिलेटर सेटिंग। आप वेंटिलेटर सेटिंग में क्या देखना है, मोड चेक कर लेना है, टाइडल वॉल्यूम चेक कर लेना है, रेट देख लेना है, RR, FiO2 अगर 50 दे रहे हैं तो कब से दे रहे हैं, पीप अगर 5 दे रहे हैं तो कब से दे रहे हैं, अलार्म बज रहा है तो क्यों बज रहा है, आई क्या रेशियो है, एक्सपायरेटरी रेशियो अभी का क्या है, इंश्योर सेटिंग एज पर द प्रिस्क्राइब्ड एंड द पेशेंट नीड, अगर पेशेंट को नीड है तो ही देना है, अगर पेशेंट को नीड नहीं है तो ना दे। ETT सिक्योर, हर दिन पेशेंट का ETT जो है वो सिक्योर करें, इंश्योर करें कि वो सही से फिक्स है और करेक्ट पोजीशन पे है। उसके बाद प्रोवाइड करें एक्सीडेंटल एक्सटूबेशन, कोई ऐसा एक्सटूबेट ना हो जाए अपने से, वो प्रिवेंट करें। फिर परफॉर्म द ओरल केयर, ओरल केयर जो है वो क्लोरोहेक्साडीन से हमेशा करना है,
परफॉर्म ओरल केयर एवरी 4 to 6 आवर में आपको करना है क्लोरोहेक्सिडिन से प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग। हेल्प द रिड्यूस क्या होता है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, यानी वैप का जो है इन्फेक्शन, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया जो है वो लो हो जाता है। सक्शन, सक्शन इंपॉर्टेंट है। सक्शन हमेशा, सक्शन जो है ओनली नेसेसरी, जब सक्शन जरूरत पड़े और आपको विजिबल सक्शन दिख रहा है सेक्रेशन तो आप करें। उसके बाद यूज एसेप्टिक टेक्निक यूज करें और प्री ऑक्सीजनेटेड इफ नीडेड, अगर ऑक्सीजन का जरूरत है पेशेंट को तो आप ऑक्सीजनेटेड करा सकते हैं। विनिंग क्राइटेरिया, इसमें इस क्राइटेरिया का मतलब होता है कि पेशेंट को वेंटिलेटर से हटाने का क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए। तो पेशेंट को हटाने का क्राइटेरिया हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि हीमोडायनेमिक, हीमोडायनेमिक में क्या देखना है, पेशेंट का हार्ट रेट कैसा है, ब्लड प्रेशर कैसा है, सब नॉर्मल है। और क्या देखेंगे, वेसोप्रेशर, यानी कोई ऐसा तो नहीं बीपी का कोई दवा चल रहा हो, इन्फ्यूजन से चल रहा हो। उसके बाद अवेक देखेंगे, पेशेंट अवेक तो नहीं है, कितना अवेक है, जीसीएस क्या है, पेशेंट फुल अवेक होना चाहिए, कमांड फॉलो करते रहना चाहिए। गुड कफ रिफ्लेक्शन, गुड कफ रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि जब हम उसको बोले, जब पेशेंट को बोले कि तुम स्नीजिंग करो या खांसो तो वो जब खांस रहा है इसका मतलब गुड कफ रिफ्लेक्शन है। उसके बाद क्या देखना है, इन एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन, यानी लोवेस्ट सबसे 21% FiO2 दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। एबीजी हमारा स्टेबल है कि नहीं है, एबीजी अगर स्टेबल है तो इसका मतलब इस क्राइटेरिया के अंदर एक्सटुबेशन होने की संभावना है। उसके बाद आता है सक्सेसफुल स्पॉन्टेनियस, यानी हर ब्रीथ जो है वो अच्छे तरीके से ले रहा है। अब एक्सटुबेशन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस ब्रीथ, सबसे पहले स्पॉन्टेनियस ब्रीथ पेशेंट लेने लगा, कफ रिफ्लेक्शन प्रेजेंट रहा, मिनिमम सेक्रेशन आ रहा है, कफ लीक जो है वो प्रेजेंट है लेकिन वो अब पेशेंट जो सही से सांस ले रहा है, पेशेंट फॉलो कमांड, यानी जीसीएस इंप्रूवमेंट हो गया, बोल रहे हैं कि हाथ उठाओ तो हाथ उठा रहा है, बोलने का कोशिश करने के लिए स्टेबल है और करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद स्टेबल ऑक्सीजनेशन एंड वेंटिलेशन, वेंटिलेटर को अच्छे से ले रहा है और जो है कमांड अच्छे से फॉलो कर रहा है, ऑक्सीजनेशन भी प्रॉपर से मेंटेन कर रहा है। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वेंटिलेटर का जो है कौन कौन से मोड इम्पोर्टेंट है और कौन से इम्पोर्टेंट नहीं है।